इस वीडियो में आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंग्रेजी प्रश्न पत्र का हल जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2018 बैच के समय पूछा गया था देखने जा रहे हैं। यदि आप द्वितीय सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यानी कि एक भाषा किस प्रकार से अर्जन किया जा सकता है। पहला है एक्सपोजर, जिसका अर्थ होता है विवरण। दूसरा है मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। और तीसरा है रिपीटिशन, यानी बार बार दोहरा करके। तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में, चाहे वह सीटेट का पेपर हो या फिर डीएलएड से संबंधित पेपर हो, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि भाषा के सीखने के लिए 4 स्किल्स होते हैं, LSWR, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। इसमें 2 प्रोडक्टिव स्किल हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल हैं। प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि भाषा को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए। आप भाषा को किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे के लिए, या तो आप बोलेंगे तो वो भाषा कोई दूसरा सुन सकता है, या तो आप लिखेंगे तो वो भी कोई दूसरा उसको पढ़ सकता है। यानी प्रोडक्टिव का मतलब ये हो गया कि आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, पहला बोलना और दूसरा लिखना, यानी कि राइटिंग और स्पीकिंग। यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न में आपसे रिसिप्टिव स्किल पूछता है, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी भाषा को किस प्रकार से रिसीव कर सकते हैं। कोई भी भाषा कोई बोल रहा है तो आप उसको कैसे रिसीव करेंगे, या तो लिखे हुए भाषा को आप पढ़ सकते हैं या फिर किसी के द्वारा बोले गए भाषा को आप सुन सकते हैं। यानी कि अगर रिसिप्टिव स्किल के बारे में प्रश्न में पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हो जाता लिसनिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पर आपसे प्रोडक्टिव स्किल पूछा गया था, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 स्पीकिंग राइटिंग सही उत्तर होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि दूसरी भाषा पढ़ाने का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज की बात की जा रही है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका हमेशा आपकी मदर टंग होती है, यानी मातृभाषा। यहाँ पर आप देखें कि ऑप्शन नंबर 3 टू फॉरगेट द मदर टंग, जब भी आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे कि अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होता है आपका कि आप मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज भूल जाएं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, टू फॉरगेट द मदर टंग सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, यानी निम्न में से कौन सा कंपोजिशन अभ्यर्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति प्रदान करता है। पहला है राइटिंग कंपोजिशन, दूसरा ओरल कंपोजिशन, तीसरा गाइडेड और चौथा फ्री कंपोजिशन। राइटिंग मीन्स लिखित अभिव्यक्ति। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मौलिक विचार आपके मन में आते हैं और वो आपको फ्री थिंकिंग यानी कि स्वतंत्र रूप से सोचने की अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ओरल कंपोजिशन यानी मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें भी आपको अपने विचारों को मौलिक तरीके से रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। जबकि गाइडेड कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में आपके टीचर आपकी मदद करेंगे कोई कंपोजिशन लिखने के लिए, तो इसमें फ्री थिंकिंग का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि आपकी टीचर आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखेंगे फ्री कंपोजिशन। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सब में आपको फ्री थिंकिंग का अवसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको चुनना है तो सबसे सटीक होगा फ्री कंपोजिशन यानी ऑप्शन नंबर 4। इसमें आप स्वतंत्र रूप से अपने मौलिक बातों को सोच सकते हैं और आपसे प्रश्न में भी यही पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आपको फ्री होकर के यानी स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्री कंपोजिशन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी कि कविता या फिर पद्य पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑप्शन है एंजॉयमेंट यानी आनंद लेना, दूसरा है कंप्रीहेंशन मीन्स समझ विकसित करना, तीसरा है एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करना, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं पोएट्री टीचिंग करने के। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, पांचवें का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। छठा प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको प्रश्न दिया गया है, ऑल हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड एट हिम। आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हिम के अनुसार सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। उसके बाद से
यहाँ पर मेन सेंटेंस में देखिए आपका लाफ्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना होगा, यानी ही के बाद आप वाज लिखेंगे और उसके बाद से लाफ का थर्ड फॉर्म यानी लाफ्ड एट बाई, और उसके बाद से जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ऑल हिज फ्रेंड्स। आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। यहाँ पर हैवियर से आप पकड़ लेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है। आपको इसमें सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हैवियर का हैवीएस्ट हो जाएगा, ठीक है, और सुपरलेटिव से पहले आपको द का प्रयोग करना होता है, तो आपका हो जाएगा लेड इज द हैवीएस्ट इन ऑल द मेटल्स। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको सेंटेंस दिया गया है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। देखिए यहाँ पर वर्षा की बात हो रही है कि पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्षा एक नाउन है और उस नाउन की विशेषता बताता है पर्याप्त। प्रश्न में आपसे एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव का डिफिनेशन यही होता है कि वह शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। इस सेंटेंस में आपका रेन नाउन है और इसकी विशेषता बताता है सफिशिएंट, यानी कि आपका एडजेक्टिव हो जाएगा सफिशिएंट। आठवें में आपको उत्तर देना है सफिशिएंट एडजेक्टिव होगा। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। आपको सेंटेंस दिया गया है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं के बारे में जानता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुभाषी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीग्लॉट, POLYGLOT। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना था। आई विल सी यू डैश 4:15 PM। आपको इसमें एट भरना होगा। आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई विल सी यू एट 4:15 PM। 11वां प्रश्न पूछा गया था चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको सेंटेंस दिया गया है यू वर स्पीकिंग टू समवन। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब वर यूज किया गया, उसके बाद से वर्ब जो कि स्पीक है उसमें ING यूज किया गया, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और इसको कन्वर्ट करना होगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह हैड होता है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर वर्ब क्या है स्पीक है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन। बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। 12वां प्रश्न पूछा गया था चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में आपको बदलना है। और यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसका अर्थ हो जाएगा कि वह मेरी दयालुता को कभी भी नहीं भूलेगा। और अगर हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में बनाएं यानी प्रश्नवाचक में बनाएं, लेकिन आपको मीनिंग चेंज नहीं होने देना है, तो आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूल सकेगा। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12वें का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है ही डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टरडे। यहाँ पर डिस्कस जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है कि चर्चा करना, किसी के बारे में चर्चा करना, ठीक है। और यहाँ पर अबाउट है जिसका मतलब भी होता है के बारे में, यानी कि आपको के बारे में 2 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से आप अबाउट नहीं लगाएंगे। आपका कंप्लीट और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही डिस्कस्ड द मैटर स्टरडे, यानी कि हम लोग कल उस मुद्दे पर बात किए। अगला प्रश्न है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। आपको इसको सही करने के लिए इन को हटा करके बाय लगाना होगा, यानी कि जॉन इज टायर्ड बाय डूइंग दिस वर्क। अगला प्रश्न है डिफाइन द एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल्स। आपसे विशेषण की परिभाषा पूछी जा रही है, यानी कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। आपको अंग्रेजी में डिफिनीशन ऐसे लिखनी है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव्स। आपको एग्जाम्पल में लिखना है कि दिस पेन इज ब्लू। यहाँ पर देखिए पेन जो है वह नाउन है
और ब्लू क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि यह पेन नीला है। नीला क्या कर रहा है, नीला पेन की विशेषता बता रहा है, इस वजह से ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको बीच बीच में डैश दिया गया, आपको कंप्लीट करना था। तो ये हो जाएगा पहला बिलीव, BELIEVE। दूसरा है स्ट्राइक, STRIKE। 16वां प्रश्न पूछा गया था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी कि अपने मित्र को आप एक लेटर लिखना था जिसमें अपनी बहन की शादी के लिए आपको उनको इनवाइट करना है। इसके लिए ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका उत्तर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला था ही सेड आई एम हंग्री, इसका हो जाएगा ही टोल्ड दैट ही वाज हंग्री। इसी में अगला प्रश्न पूछा गया था, राजू सेड रमेश हैज बिन ईटिंग फूड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राजू सेड दैट रमेश हैड बिन ईटिंग फूड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न था, राइट 4 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। पहला टॉपिक था पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और दूसरा था द वैल्यू ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का महत्व। इन दोनों में से आपको कोई भी एक टॉपिक चुनना था और 4 वाक्य आपको लिख लेना था। इसको आप सब्जेक्टिव ये प्रश्न है, आप बड़े आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और द्वितीय सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर का हल देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।